साथी। साथियों, 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब 2022 का चुनाव नजदीक है तो हर चुनाव के पहले बड़ी बड़ी रैलियां शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी रैलियां और बड़ी बड़ी घोषणाएं इसलिए शुरू हो जाती है कि लोगों को आपके वोट लेने होते। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर के अंदर ही मोदी जी ने एक रैली किया, सरकारी पैसे पर रैली किया, सारी रोडवेज की बसों को लगाकर रैली किया, सारे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा करके रैली किया और उस रैली में कहा कि लाल टोपी वालों से खतरा है। और जब लाल टोपी वाले रैली करते हैं तो कहते हैं कि हमें देखकर लोग लाल पीले हो रहे हैं। एक कहता है लाल टोपी वाले से खतरा है और जब लाल टोपी वाले रैली करते हैं तो कहते हैं कि हमें देखकर दूसरे लोग लाल पीले हो रहे हैं। एक कहता है कि हमें वोट दे दो नहीं तो वो आ जाएगा और दूसरा कहता है कि हमें वोट दे दो नहीं तो वो आ जाएगा। अरे हमने कहा भाई, तुम कहते हो उससे खतरा है, वो कहता है तुमसे खतरा है और दोनों खतरा ही बताते हो। हमारे हक अधिकार की बात दोनों में से कोई नहीं कर रहा है तो हमारा वोट कैसे तुम लोगों को पड़ेगा? पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, चुनाव हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चुनाव का में वोट का अधिकार दिया, ये वोट का अधिकार हमें इसलिए दिया कि हम इस देश में अपने भविष्य का फैसला करने लायक हो जाएं। लेकिन आजादी के 74 साल में हमने वोट की ताकत नहीं समझी और ताकत नहीं समझी तो हुआ क्या कि आजादी के 74 साल में मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। कितने ज्यादा खराब हो गए हैं? अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है और हालत यहीं तक नहीं रुके हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के एक आदमी को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति जी जब गए मंदिर में पुष्कर में तो ब्राह्मणों ने कहा कि राष्ट्रपति जी, आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं लेकिन मंदिर के राष्ट्रपति तो पंडित जी लोग ही होते हैं, इसलिए आपको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है और राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया। इतने ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के हालात खराब। अगर आदिवासियों की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही कब्जा होना चाहिए, आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन सरकारें क्या कर रही है? आदिवासियों के जल को, जंगल को, जमीन को पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मारने का काम किया जाता है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते। जब सिख लोगों ने किसानों के समर्थन में धरना शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, किसानों के आंदोलन में लंगर लगाना शुरू किया तो इस देश के लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने यह प्रचार करना शुरू किया, ये तो खालिस्तानी लोग हैं, किसान आंदोलन में खालिस्तानी लोग घुसे हुए हैं। सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। इस देश में क्रिश्चियनों की जो संस्थाएं हैं, क्रिश्चियनों के जो संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं और इस देश में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इस देश में पूरे भारत में कहीं भी खुदाई करो तो सारी जगह जमीन के नीचे बुद्धिस्टों के ही अवशेष मिलते हैं। लेकिन जहां जहां भी बुद्धिस्टों के अवशेष हैं और जो बुद्धिस्टों के ऐतिहासिक प्लेस हैं उस पर मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों का कब्जा कराया जा रहा है। इस देश की एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है। आजादी के 74 साल में मुसलमानों को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपने हक अधिकार की आवाज उठा सके, बल्कि उनको तो कभी कहा गया कि तुम पाकिस्तानी हो,
फिर कहा गया तुम आतंकवादी हो, और फिर कहा गया तुम विदेशी हो। वो अपने को यही साबित करते रहे आजादी के 74 साल में कि हम पाकिस्तानी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, विदेशी नहीं है, यही साबित करते रहे। कभी ये नहीं कह पाए कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी संख्या है, हमको भी हमारी संख्या के अनुपात में भागीदारी, हिस्सेदारी देश के शासन प्रशासन और सभी जगह मिलना चाहिए। ये लड़ाई मुसलमान नहीं लड़ पाए, बल्कि हालत तो यहां तक बिगड़ गई कि मुसलमानों की संख्या देश में कम और जेल में ज्यादा हो गई। इतने ज्यादा मुसलमानों के हालत बिगड़ गए, और अभी कितने ज्यादा बिगड़ गए कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करते, बल्कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को चौराहे पर पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। शेड्यूल कास्ट के हालात खराब है, शेड्यूल ट्राइब के हालात खराब है, मुसलमानों के हालात खराब है, दूसरी माइनॉरिटीज के हालत खराब है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है। आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर हम पिछड़ों की गिनती आजादी के 74 साल में नहीं हुई। तो हम पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सोचने की जरूरत है। अरे हराने जिताने के नाम पर तो हर इलेक्शन में वोट देते हैं, जाति और धर्म के नाम पर तो हर इलेक्शन में वोट देते हैं। एक बार तय करो, इस बार का वोट अपने अधिकार के नाम पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को ये इस बार तय करो। पिछड़े वर्ग के लोगों, अगर अपनी गिनती चाहते हो, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहते हो, तो ये तय करने की जरूरत है। मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछा, अरे तुम्हारी आबादी तो 1931 में 52% थी, आधी से अधिक तुम्हारी आबादी थी। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लागू किया और संविधान में लोकतंत्र हो गया, सबको वोट डालने का अधिकार हो गया। तुम्हारी संख्या तो ज्यादा थी, फिर भी तुम अपना अधिकार क्यों नहीं ले रहे हो? तो पिछड़े वर्ग के लोगों को पता ही नहीं है कि हम अपना अधिकार क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अरे इसीलिए नहीं ले पा रहे हो कि कभी जाति के नाम पर वोट दे देते हो, कभी धर्म के नाम पर वोट दे देते हो, कभी चेहरा देखकर वोट दे देते हो, अधिकार के नाम पर वोट नहीं देते तो अधिकार मिलेगा कहां से? तो इस बार एक एक पिछड़े वर्ग का वोट अधिकार के नाम पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को जाना चाहिए। ये बात हम लोगों को तय करने की जरूरत है। 2014 का समय आप याद करिए, जैसे आज लोग कह रहे हैं बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, इसलिए हमको वोट दे दो। वैसे 2014 के चुनाव में लोग कहते थे कांग्रेस को हराना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, कांग्रेस को हराना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, इसलिए हमें वोट दे दो। हराने के लिए हमने वोट दिया, किसको दिया? नरेंद्र मोदी को दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी कहने लगे कि अरे भाई हमें वोट दे दो, हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, और हम देश के प्रधानमंत्री बने दे तो काला धन वापस लाएंगे, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख डालेंगे। हमारे लोग बहुत खुश हो गए कि ये तो संत महात्मा आदमी आ गया। भाई अभी तक तो जितने नेता होते थे वो भ्रष्टाचारियों का साथ देते थे, पूंजीपतियों उद्योगपतियों का साथ देते थे। ये पहला महात्मा आदमी आ गया है जो काला धन लाना चाहता है और गरीब जनता में बांटना चाहता है। वोट दे दो। हमारी जो महिलाएं बैठी हुई हैं ये भी टीवी देख देख कर बहुत खुश हो गई। पुरुष अगर दूसरी पार्टी को भी वोट देना चाहते थे, महिलाओं ने कहा कुछ नहीं, तुमको जिसको देना है दे दो, लेकिन हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। और महिलाओं ने भी मोदी जी को वोट दिया। नतीजा क्या हुआ? 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो एक दिन रात को 8 बजे टीवी पर आए। भाइयों बहनों, हमारे लोगों ने सोचा लग रहा है खाते में 15-15 लाख आने वाला है। हमारे लोग बहुत खुश होकर के टीवी के सामने टकटकी लगाकर बैठ गए। लेकिन मोदी जी ने भाषण देते देते कहा आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते। हमारे लोग थोड़ा
समझ नहीं पा रहे थे 500 1000 के नोट बंद करने से हमको कैसे फायदा होगा। वो कमी आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी कर दिया और सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई। अरे जब 500 1000 के नोट बंद हो गए तो जितना काला धन था वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा और सारा काला धन गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। और जब काला धन गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तब न सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। तो हमारे लोग खुश हो गए, चलो बड़ा अच्छा काम किया। हमारे लोगों को यह भी समझाया गया अब तो टाटा बिरला अंडानी अंबानी जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने लूटखोर अधिकारी नेता हैं, जितने उद्योगपति पूंजीपति हैं, जब उनका काला धन बंद हो जाएगा, 500 1000 की नोट बंद हो जाएगी तो वो आएंगे और हमारे साथ ठेला चलाने का काम करेंगे, रिक्शा खींचने का काम करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो वो भी ठेला रिक्शा चलाने का काम करेंगे, फुटपाथ पर सब्जी लगाने का काम करेंगे। हमारे लोगों ने ऐसा सोचा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक भी उद्योगपति, एक भी पूंजीपति, एक भी भ्रष्ट नेता, एक भी भ्रष्ट अधिकारी लाइनों में नहीं लगा। लाइनों में लगे और मरे तो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, गरीब आदमी लाइनों में लग करके और लाइनों में मर गए। इतना ही नहीं हुआ साथियों, हमारे घर में एक रिजर्व बैंक होता है। केवल भारत सरकार के पास ही रिजर्व बैंक नहीं है, हमारे घर में भी रिजर्व बैंक होता है। वो बैंक हमारी महिलाओं के पास में होता है। जब हम लोग घर में महिला को खर्चे के लिए पैसा देते हैं तो हमारी महिलाएं उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा करके अलग रखती है। वो उनका एक बैंक होता है और उस बैंक से पैसा कब निकलता है? जब परिवार पर संकट आता है, जब कभी ऐसा दिखाई देता है कि बेटे की फीस नहीं जमा हो रही है, बेटे का इलाज नहीं हो रहा है, जब कभी ऐसा दिखाई देता है तो महिला कहती है अच्छा लो ये हमारे पास रखा हुआ है, ले लो, बेटे की फीस जमा कर दो, बेटे का इलाज कर लो और बाद में हमें वापस कर देना। हम सभी जानते हैं हम में से कोई भी वापस नहीं करता है, लेकिन संकट के समय में वो हमको पैसा मिलता है। लेकिन साथियों जब नोटबंदी हुई तो पुराने बक्से में, आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में और अलग अलग जगह जो महिलाओं ने अपने बैंक में पैसा जमा किया था वो सारा का सारा पैसा बाहर आ गया और वो पैसा वापस महिलाओं को नहीं मिला। 15 लाख आने की तो छोड़ो, जो जमा था इमरजेंसी के लिए वो भी चला गया। तो साथियों समझने की जरूरत है। फिर एक दिन टीवी पर प्रकट हो गए, कहा आज से जनता कर्फ्यू शुरू होता है। तो जनता कर्फ्यू लागू हो गया। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बड़ी तादाद में रोजगार के लिए दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। देश के तमाम हिस्सों में बहुत बड़ी तादाद में हमारे समाज के लोग रोजगार के लिए जाते हैं। जब एकाएक जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया, उसके बाद लॉकडाउन घोषित कर दिया, उनको खाने के लिए नहीं रह गया, खाने बगैर हमारे लोग मरने लगे। तो हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर भी हमारे लोगों को होना पड़ा। ऐसा दृश्य तो आजादी के बाद जब भारत का विभाजन हुआ था उसके अलावा कभी भी ऐसा दृश्य नहीं दिखाई दिया, जब हजारों किलोमीटर पैदल महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और रास्ते में ही बच्चों को जन्म देना पड़े और पानी भी पीने को ना मिले। और हम जैसे, आप जैसे कोई आदमी जो ऐसा सोचते थे बेचारे भूखे पीछे जा रहे हैं, इनकी मदद करो, इनको बिस्किट खिला दो, खाना खिला दो। जब हम खिलाने की कोशिश करते थे तो योगी की पुलिस हमें भी चाल लाठी मारती थी और जो पैदल आ रहे होते थे उनको भी चाल लाठी मारने का काम करती थी। इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर हुआ। इतना ही नहीं साथियों, मोदी जी ने यह भी कहा था 2014 में, कहा था हम पिछड़ी जाति के हैं, हम नीच जाति के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं। तो हमारे लोगों ने सोचा अरे भाई मोदी जी पिछड़ी जाति के हैं, हम भी पिछड़ी जाति के हैं, मोदी जी चाय बेचते हैं, गरीब हैं, मतलब हम भी गरीब, मोदी जी भी गरीब। और मोदी जी ने कहा हम नीच जाति के हैं इसलिए हमारा अपमान होता है, तो हम भी नीच जाति के, हमारा भी अपमान होता है। मोदी भी नीच जाति के, मोदी का भी अपमान होता है। अपना आदमी है, प्रधानमंत्री बना दो, अपना कल्याण हो जाएगा। लेकिन साथियों जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जानवरों की गिनती किया मगर पिछड़ों की गिनती नहीं किया।
एक देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने पिछड़ों की गिनती के लिए अपनी कुर्सी गंवाने का काम किया था, और एक मोदी जी हैं जो अपने को पिछड़ा कहते हैं, आरएसएस के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि हम पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते। समझने की जरूरत है। 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया, पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा बंद किया। और इतना ही नहीं, मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बजट में मोदी जी ने पिछड़ों को कोई हिस्सा नहीं दिया। अरे मोदी जी बगैर पैसे के विकास होता है क्या? सबका साथ सबका विकास वोट लेने के लिए है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हो गया? नारा बदल गया, सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। ये नारा हो गया, ये नारा मोदी जी का बदल गया है। ये समझने की जरूरत है। पूरे देश की संपत्ति अडानी और अंबानी को लुटाई जा रही है। पहले हमारे अनपढ़ लोग बीएसएनएल में, रेलवे में गड्ढा खोदने गए, परमानेंट हो गए, रिटायर हुए, पेंशन लिए, गांव से 10 लोगों को और नौकरी लगाया, वो भी रिटायर हुए, पेंशन लिए, अपने बच्चे को भी लगा दिया। लेकिन आज जब सब बिक गया तो आपके बच्चों को नौकरियां कहां मिलेगी? संविधान में जो रिजर्वेशन है वो कहां मिलेगा? साथियों, बहुत बड़ी धोखेबाजी हो रही है, समझने की जरूरत है। 17 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आया और ये बात घोषित किया गया, बीजेपी की तरफ से प्रचार किया गया कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट मांगा। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा दिल्ली में मोदी को बना लिया, यूपी में मौर्य को बना लेते हैं, प्रधानमंत्री भी पिछड़ा हो जाएगा, मुख्यमंत्री भी पिछड़ा हो जाएगा, वोट दे दिया। और जब बहुमत बीजेपी को मिल गया तो केशव को उप बनाकर चुप कर दिया, कुर्सी की जगह स्टूल पर बिठा दिया, और योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और जब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर का शिकार अगर किसी को बनाया गया वो पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाया गया। सबसे ज्यादा हत्याएं किसी की हुई तो पिछड़े वर्ग के लोगों की हुई। और हमारे अमरनाथ पटेल जो निजी सचिव थे, केवल सोशल मीडिया में लिख दिया, जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई थी और पिछड़ों को हिस्सा नहीं मिला था, केवल सोशल मीडिया में लिखा तो उनको बर्खास्त करने का काम किया। बड़े पैमाने पर पिछड़ों पर अन्याय और अत्याचार का काम इस योगी सरकार ने किया है। हमारे लोगों को एक बात और बताई गई थी, क्या बताई गई थी? अरे भाई, अखिलेश की सरकार आती है तो सारी नौकरियां यादवों को मिल जाती है, बहन जी की सरकार आती है सारी नौकरियां चमारों को मिल जाती है। अरे बीजेपी की सरकार बनाओ, हमें न यादव को देना है न चमार को देना है, सारा का सारा तुम्हें ही देना है। हमारे लोग उछल उछल कर सरकार बनाए। अरे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हो गए भाई तुम्हारे, देख लेना तो। अरे एक को भी नहीं बनाया। बादा यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने हो गए, देख लेना। अरे 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है। पिछड़े वर्ग की सीट पे मिश्रा जी चले गए, दुबे जी चले गए, चौबे जी चले गए। और जब हमारे बच्चे वहां पर आंदोलन कर रहे हैं तो आए दिन उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था मोदी जी ने तो डंका पीटा था कि हमने तो पिछड़ों के लिए आयोग बना दिया, आयोग बना दिया, आयोग बना दिया। आज पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि आरक्षण घोटाला हो गया है। ना योगी जी मानने के लिए तैयार है, ना मोदी जी मानने के लिए तैयार है। तो साथियों, हमें समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में मैं परिवर्तन यात्रा पर था, सारे 75 जिलों में होकर के आया तो मुझे किसान लोग मिले और किसानों ने कहा, पटेल जी हम तो बहुत संकट में हैं। हमने कहा 3 काले कानून मोदी ने लाए हैं, इसकी वजह से आप संकट में होंगे। उन्होंने कहा केवल 3 कानून का मामला नहीं है, दिल्ली से तो मोदी जी हमको मारने के लिए तैयार ही है। और यूपी में योगी जी ने खुला साड़ छोड़ दिए हैं। दिन भर तो हम खेतों में काम ही करते हैं, रात में योगी के साड़ हमारा खेत खाने के लिए आ जाते हैं, तो उनको भगाने के लिए रात भर भी जगना पड़ता है। बहुत परेशान हो गए हैं। तो साथियों, परेशानी बहुत बढ़ गई है, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। लेकिन उखाड़ फेंकने के लिए अगर 14 जैसा उखाड़ कर फेंकेंगे तो एक जालिम जाएगा, दूसरा जालिम आ जाएगा, एक गलत आदमी जाएगा,
दूसरा गलत आदमी आ जाएगा तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें वोट किसको देने की जरूरत है। जिसकी लड़ाई लड़ने की कोई क्रेडिट हो उसको वोट देने की जरूरत है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, रिजर्वेशन प्रमोशन के समय वो कहां थे? डिमोशन उन्होंने किया हमारे कर्मचारियों का। अगर अखिलेश और मायावती इकट्ठा हो जाते, फैसला कर लेते विधानसभा के अंदर, तो शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन में आरक्षण बहाल हो जाता, ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण लागू हो जाता। लेकिन फैसला नहीं किया। त्रिस्तरीय आरक्षण पर अनिल यादव की नहीं सुना, रंजना वाजपेयी की अखिलेश ने सुना। नीट में ओबीसी के रिजर्वेशन पर सामने नहीं आए। सबर आरक्षण असंवैधानिक तरीके से लागू हुआ, उसका समर्थन कर दिया। लेकिन ओबीसी की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया। अरे अखिलेश जी, आप लोहिया को आदर्श मानते हैं तो लोहिया ने नारा लगाया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। अरे वही नारा लगा दो कि पिछड़े पावे 100 में 60। लेकिन आप नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सकते अगर उनको वोट दोगे तो आपका वोट खराब होगा। 40-45 साल से इस देश में एक शख्सियत है जो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस शख्सियत का नाम है माननीय वामन मेश्राम साहब, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक हैं, जिनकी एक क्रेडिट है। कोई 2-4 जिले में संगठन बना लेता है, MP MLA बनने के लिए बिक जाता है। राष्ट्रीय स्तर का संगठन वामन मेश्राम साहब के पास में है। RSS का मुकाबला केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, पूरे देश भर में करना पड़ेगा। और पूरे देश भर में करने के लिए देश भर का संगठन मेश्राम साहब के पास में है। इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को हम लोगों को मजबूत करने की जरूरत है और अपना एक एक वोट राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट को देने की जरूरत है। आप ऐसा करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुल्ला।